क्या पद्म सम्मान सिर्फ सम्मान है या 2026 की राजनीति का सबसे सटीक सिग्नल है? अब इस साल गणतंत्र दिवस पर जिन दो नामों ने सबका ध्यान खींचा, उसमें से एक हैं लेफ्ट राजनीति के दिग्गज वीएस अच्युतानंदन और झारखंड के गुरुजी कहे जाने वाले शिबू सोरेन। उन्हें केंद्र सरकार ने मरणोपरांत सम्मान दिया। अब विरोधियों का सम्मान राष्ट्रहित है या रणनीति? केरल से लेकर झारखंड तक क्या इसका सीधा असर चुनावी गणित पर पड़ेगा? आज हम समझेंगे ये सम्मान क्या कहते हैं। संदेश, राजनीति और क्रॉस पार्टी रिकॉग्निशन की ये है एक बड़ी कहानी। तो आज हम बात करने वाले हैं 2026 के गणतंत्र दिवस पर घोषित पद्म सम्मान की। लेकिन ये सिर्फ नामों की सूची भर नहीं है, बल्कि ये कहानी है समावेशिता की, राजनीतिक संदेशों की और उस बदलते नैरेटिव की जहां सरकार अपने वैचारिक विरोधियों को भी बड़ा सम्मान देती है। अब इस साल दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं। एक हैं केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वामपंथी राजनीति के बड़े प्रतीक वीएस अच्युतानंदन और झारखंड के गुरुजी के नाम से मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। दोनों को मरणोपरांत पद्म सम्मान दिया गया। अब अच्युतानंदन को पद्म सम्मान और शिबू सोरेन को पद्म विभूषण। और बस यहीं से शुरू होती है राजनीतिक अर्थों की चर्चा। क्या ये सम्मान सिर्फ राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना है या आने वाले चुनाव की रणनीति का बड़ा इशारा? सबसे पहले समझ लेते हैं कि पद्म सम्मान होता क्या है। अब देखिए, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में भारत रत्न सबसे ऊपर है। इसके बाद आते हैं पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर इन सम्मानों की घोषणा होती है। इसमें कला, साहित्य, खेल, समाज सेवा, विज्ञान, पब्लिक लाइफ यानी सार्वजनिक जीवन जैसे तमाम क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले को चुना जाता है। पर दिलचस्प ये है कि पिछले एक दशक में इन पुरस्कारों का एक नया ट्रेंड उभरता दिखा और इसे कहते हैं हम सामान्य भाषा में क्रॉस पार्टी रिकॉग्निशन। यानी सिर्फ अपनी विचारधारा वाले चेहरे नहीं, बल्कि वैचारिक विरोधियों, दूसरे दलों के दिग्गजों और अलग धाराओं के नेताओं को भी सम्मान देना, जो चौंकाने वाला होता है। और इसमें आते हैं इस साल के सबसे चर्चित नाम वीएस अच्युतानंदन। केरल की राजनीति में उनका कद बहुत बड़ा है। वो सीपीएम के मजबूत चेहरे में आए और केरल के मुख्यमंत्री भी रहे। वैचारिक रूप से वो बीजेपी और आरएसएस के तीखे आलोचक और समझिए कि कट्टर विरोधी रहे। वो बार बार कहते रहे कि सेक्युलर ताकतों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का मुद्दा वो उठाते रहे। राहुल गांधी या कांग्रेस पर भी वो वक्त वक्त पर तल्ख टिप्पणी देते रहते थे। यानी वो किसी एक धुरी के प्रचारक नहीं थे, बल्कि अपनी धारा के स्पष्टवादी नेता थे। ऐसे में अच्युतानंदन को पद्म विभूषण देने का फैसला राजनीतिक हलकों में केरल विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये कदम लेफ्ट झुकाव वाले मतदाताओं तक एक सॉफ्ट सिग्नल है। यानी कि सम्मान विचारधारा से ऊपर है और योगदान के लिए भी है। अब परिवार की ओर से इस सम्मान का स्वागत हुआ। अब ये भी एक सकारात्मक संदेश देता है कि समाज अपने योगदानकर्ताओं को एक बड़े राष्ट्रीय फ्रेम में देखकर स्वीकार करता है, किसी पार्टी के फ्रेम में नहीं। लेकिन हर कहानी का दूसरा फ्रेम और पहलू भी होता है। लेफ्ट खेमे के कुछ नेताओं ने इस फैसले के टाइमिंग पर सवाल उठाए। कहा गया कि ये चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है। और क्या ये उसी पैटर्न का हिस्सा है जो हमने पहले भी देखा था, जब बंगाल चुनाव से पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म विभूषण देने की घोषणा हुई थी, भले ही बाद में उन्होंने इसे स्वीकार न किया। आलोचकों का तर्क ये है कि सम्मान तो ठीक है, अगर ये संदेश चुनावी गणित के साथ ओवरलैप करता दिखे तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है।
अब समर्थक कहते हैं कि चुनाव हो या ना हो, किसी भी दिन सही काम करने से योगदान को छोटा नहीं किया जा सकता। और यही बहस लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं और जनता निर्णय करती है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। अब बात झारखंड के गुरुजी शिबू सोरेन की, आदिवासी पहचान के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक। झारखंड आंदोलन, महाजनी प्रथा और नशे के खिलाफ उनकी लड़ाई, आदिवासी स्वाभिमान की राजनीति, इन सब ने उन्हें जननेता बनाया। उन्हें पद्म भूषण देने का फैसला आते ही झारखंड में राजनीतिक संदेशों की रफ्तार तेज हुई। क्यों? क्योंकि राज्य की राजनीति में बीजेपी और जेएम के समीकरणों पर हमेशा चर्चा होती रहती है। कभी दूरी, कभी संवाद, तो कभी संभावित नजदीकी की अटकलबाजी होती है। ऐसे में गुरुजी को सम्मान, क्या ये आदिवासी समाज की ओर एक बड़े राष्ट्रीय और राजनीतिक ब्रिज बनाने की कोशिश है? समर्थक कहते हैं कि ये उनका हक है, वो उसके काबिल हैं। आलोचक पूछते हैं, अगर केरल के अच्युतानंद पद्म विभूषण के हकदार हैं तो फिर गुरुजी को पद्म भूषण क्यों? क्या ये सम्मान का स्तर आदिवासी भावनाओं को कमतर आंकता है? अब ये सवाल उनके समर्थकों के बीच उठता दिखा। फिर भी एक बात तो साफ है कि राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी नेतृत्व का योगदान को हाईलाइट करना अपने आप में एक बड़ा संदेश है और उसका असर राजनीति के मैदान तक पहुंचना तय है। अब जरा पीछे चलकर देखते हैं और इस पैटर्न को समझते हैं। क्या ये पहली बार है जब सरकार ने वैचारिक विरोधियों को सम्मान दिया? बिल्कुल नहीं। बीते वर्षों में कई बड़े नामों को सम्मान मिला। अब देखिए, मुलायम सिंह यादव को 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला, शरद पवार को 2017 में पद्म विभूषण मिला, गुलाम नबी आजाद को 2022 में पद्म भूषण दिया गया, तरुण गोगोई को 2021 में पद्म भूषण। भारत रत्न की बात करें तो 2019 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया और 2024 में एक ही साल में 5 नेताओं या व्यक्तित्वों को कहें भारत रत्न देने का निर्णय हुआ। इसमें कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव उन्हें मरणोपरांत मिला, लाल कृष्ण आडवाणी और एमएनएस स्वामीनाथन। ये अपने आप में ऐतिहासिक था। संदेश स्पष्ट दिखा, विचारधारा से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय सहमति बनाने की तस्वीर पेश करने की कोशिश हुई। अब विपक्ष कहता है कि टाइमिंग पर भी नजर रखिए साहब। समर्थक कहते हैं कंट्री फर्स्ट, देश फर्स्ट, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। तो क्या यह सब शुद्ध सम्मान है या इसके पीछे राजनीति भी काम करती है? सच ये है कि लोकतंत्र में सिंबॉलिज्म यानी प्रतीकात्मक संदेश को कभी अकेले नहीं देखा जाता। वो जनता के मन में एक भावनात्मक रजिस्टर बनाते हैं, कई मार्क छोड़ जाते हैं। और केरल में वामपंथी राजनीति का अपना प्रभाव है। ऐसे में अच्युतानंदन जैसे कट्टर आलोचक को सम्मान देना उस मतदाता तक पहुंचने का एक शालीन तरीका हो सकता है जो वैचारिक रूप से बीजेपी से सहमत ना हो और उससे दूरी बनाकर रखना चाहते हो। लेकिन राष्ट्र ने मेरे नेता का सम्मान किया, अब ये सोच जो है और ये भाव जो है उसे राष्ट्रीय राजनीति के साथ संवाद में जोड़ सकता है। और दूसरी तरफ झारखंड में आदिवासी वोट बैंक एक निर्णायक भूमिका निभाता है। शिबू सोरेन का व्यक्तित्व वहाँ एक संस्थान है। पद्म भूषण के जरिए ये संदेश देना कि दिल बड़ा है और सम्मान सबका है, ये केवल शुचिता नहीं बल्कि एक आउटरीच स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। राजनीति में इसे गलत नहीं माना जा सकता क्योंकि लोकतंत्र में सम्मान, संवाद और सहमति बनाने की प्रक्रिया ही तो राजनीति है। और क्या ये सिर्फ राजनीति ही है? अब सवाल आगे क्या? केरल में इस फैसले का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? अब ये कहना जल्दबाजी होगा। मतदाता सिर्फ सम्मान देखकर वोट नहीं बदलता, उसके सामने स्थानीय मुद्दे, लीडरशिप, संगठन और ग्राउंड पर काम का रिपोर्ट कार्ड होता है। लेकिन यह भी सच है कि सम्मान की चर्चा चाहे वो टीवी स्टूडियो में हो या सोशल मीडिया पर, ये मूड बनाती तो है और कुछ नैरेटिव भी सेट करती है। वही बात झारखंड में भी लागू होती है। शिबू सोरेन के सम्मान के बाद क्या जेएएम और बीजेपी के रिश्ते में कोई गर्माहट आएगी, नज़दीकी आएगी? हालांकि विपक्ष इसे टोकनिज्म कहकर खारिज करता है। अब ये सवाल आने वाले महीनों में राजनीतिक खबरों की लाइन तय करेगा कि ये सम्मान है या एक नई राजनीतिक रणनीति।